हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वर्दी टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जनसंख्या वर्दी से उत्पन्न होने वाली जो प्रमुख समस्या हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। देखो, जनसंख्या वर्दी अधिक हो जाने से उसका सीधा प्रभाव हमारी प्रकृति पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे देश के आर्थिक विकास पर, या तक कि रोजगार की प्रवृत्तियों पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने देखा कि बच्चों, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं में से जैसे सीमित संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ जाना, ऐसे भूभाग जो बिना बसे उसके ऊपर निराशा होना, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रतिबंध है, और वितरण सब केंद्रित है। मतलब विश्व के अंदर सभी जगह पर जो जनसंख्या वितरण है वो एक समान नहीं है, उसका भी प्रभाव जनसंख्या के कारण ही होता है। ये सारे जो बिंदु थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्या थी उसमें देखा था कि रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उन देशों के अंदर गरीबी फैल जाती है, भूखमरी फैल जाती है। यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा है कि बच्चों कि जिस देश के अंदर तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होती है उस देश का आर्थिक विकास भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और आर्थिक विकास के लिए भी जो भी योजनाएं बनाई जाती है वो उनके आगे असफल हो जाती है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वैकेंसियां निकालती हैं, जो 5 लाख स्टूडेंट बैठे होते हैं और 1000 वैकेंसी निकलती है, तो उनके लिए क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान वो आर्थिक विकास की योजना है। ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो ये आर्थिक विकास की योजनाएं बन रही है, जैसे भारत के अंदर देखने को मिल रही है, राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ करोड़ों के अंदर बेरोजगार बैठे हैं वहां पर हजारों में वैकेंसी निकलती है। तो ये देश के आर्थिक विकास के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। यदि बच्चों हम जनसंख्या वृद्धि पर यदि कंट्रोल कर लें और कुछ ऐसे उपाय सुझा लें तो आने वाले फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, हमारा रहन सहन अच्छा होगा और देश का आर्थिक विकास होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम उन उपायों को पढ़ेंगे जो देश के आर्थिक विकास में क्या देंगे, योगदान देंगे। तो हम लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के समाधान। अब जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे कम कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय अपनाएं या ऐसे कौन से तरीके सोचें जिसके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूल प्रयोग। जो भौगोलिक संसाधन है उनका क्या करो, अनुकूल प्रयोग। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा हमारे पास तांबा क्या है, कम है। हमारी भौगोलिक वातावरण तांबा क्या है, कम है। तो तांबा के स्थान पर हम तांबा के तरह काम में आने वाले जो अन्य खनिज है जो अधिक मात्रा में है उनका प्रयोग करें। जैसे हम ले सकते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है बच्चों, एल्यूमिनियम। क्या बनता है, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट तांबा का क्या होगा, प्रतिस्पर्धी धातु हो गई। इसके स्थान पर हम इसका उपयोग करेंगे तो तांबा हमारा शेष रह जाएगा और जनसंख्या का भार भी तांबे पर नहीं पड़ेगा और बॉक्साइट के कारण उसको अनुकूल किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, जैसे कि एग्जाम्पल के जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी दी जाए और जो कम पढ़े हुए लिखे जो लोग होते हैं उनको कृषि कार्य के अंदर प्राइवेट सेक्टर बनाया जाए। कृषि कार्य के अंदर क्या बनाया जाए, प्राइवेट सेक्टर बनाया जाए, जिसके कारण अधिकांश लोग कृषि क्रिया करने लग जाएंगे और मुनाफा मिलने लग जाएगा। तो लोग नौकरी की तुलना में कहाँ चले जाएंगे, कृषि क्रिया करने लग जाएंगे। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारे देश की जो धरोहर है कृषि वो अपना लेंगे। तो कुछ ऐसे उपाय सरकार को सोचने होंगे जिसके कारण हम भौगोलिक संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, और आर्थिक उत्पादन में हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। अब एक शब्द है आर्थिक। आर्थिक क्या है या आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं जिनको करने से व्यक्ति को
आय की प्राप्ति होती है। तो यही आर्थिक क्रिया का उत्पादन करेंगे, जिससे क्या होगा, व्यक्ति की आय के ऊपर। और ये आर्थिक क्रिया का उत्पादन हम 5 भागों में करेंगे। कितने भागों में करेंगे? 5। पहले प्राथमिक क्रिया, दूसरी द्वितीय क्रिया, तीसरी तृतीय क्रिया, चौथी चतुर्थ क्रिया और 5वीं पंचम क्रिया। ये सारी क्रियाएं हैं जिसका यदि हम उत्पादन करते हैं तो आर्थिक विकास हो सकता है। जैसे हम प्राथमिक क्रिया में हम कृषि लेते हैं, पशुपालन लेते हैं, मत्स्य पालन लेते हैं, खनन लेते हैं। ये सब किसके उदाहरण है? प्राथमिक क्रियाओं। यदि इस क्षेत्रों में विकास किया जाए तो हो सकता है देश का आर्थिक विकास बढ़ सके। द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग और निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग और निर्माण उद्योग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यदि उद्योगों के सेक्टर को विकास किया जाए तो जनसंख्या को पूर्ण रोजगार मिलेगा, तो जनसंख्या वृद्धि का जो दुष्प्रभाव हमारे वातावरण पर आएगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तृतीय क्रियाएं सेवाओं से संबंधित है, सेवाओं से संबंधित जैसे व्यापार है, परिवहन है, संचार है और अन्य प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सब इसी के अंदर आती है। चतुर्थ में शोध अनुसंधान संबंधी क्रियाएं, शोध अनुसंधान संबंधित या खोजबीन संबंधित जो क्रियाएं हैं वो चतुर्थ में आती है। यदि हम शोध अनुसंधान के द्वारा नई नई चीजों को खोज पाए या विकास कर पाए तो हो सकता है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को हम कम कर सके। और पंचम को आते हैं विशेष अधिकारी, जिसमें हम मान सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये विशेष अधिकारी होते हैं, इनको हम पंचम क्रिया के अंदर लेते हैं। यदि इनका विकास अच्छी तरह से हो जाए तो देश के विकास किया जा सकता है। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों और विनिर्माण उद्योगों की उन्नति, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोलियम, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। और इन सब के ऊपर हम नियंत्रण करेंगे तो हो सकता है कि हमारे जनसंख्या वृद्धि के जो हो रहे दुष्प्रभाव को हम कम कर सके। तो अपन इसमें देखते हैं कि ये किस तरह हमारे जीवन को, हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि अपन औद्योगिकरण का विकास करते हैं तो जो लोग बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार के लिए घूम रहे हैं, उनको जब इनसे रोजगार मिल जाएगा तो उनको अच्छा वेतन मिलेगा। अच्छे वेतन से उनका रहन सहन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो लोगों का विकास भी होगा और देश का आर्थिक विकास में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। औद्योगिकरण का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, औद्योगिकरण कहलाता है। परिवहन, यदि व्यक्ति के लिए आवागमन के लिए उत्तम प्रकार के परिवहन के साधन होंगे, जिन क्षेत्रों में होंगे वहां पर विभिन्न प्रकार के रोजगार के सेक्टर भी विकसित होंगे और लोगों की आवागमन की सुविधा होने से वो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार प्राप्त करने भी जा सकते हैं। तो परिवहन का यदि पूछा जाए परिवहन क्या है तो याद रखना, व्यक्ति और वस्तुओं को आवागमन करना, व्यक्ति और वस्तुओं का आवागमन करना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और परिवहन के साधन व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कराने वाले साधन को क्या कहते हैं, परिवहन के साधन। जैसे बस, ट्रक, रेल, ये सब क्या है, व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन है। फिर संचार साधनों, संचार यदि पूछा जाए संचार क्या है
तो सीधी सी परिभाषा याद रखना बच्चों, व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, प्रेक्षणों को जिस माध्यम से भेजा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार। वापस देख लेना बच्चों, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, प्रेक्षणों को जिस माध्यम से भेजा जाता है उसे बच्चों क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार। संचार के साधन की बात आती है तो जैसे अपन ले सकते हैं रेडियो, मोबाइल, दूरभाष, टीवी, ये सब किसके उदाहरण है, संचार के साधन के उदाहरण है। जैसे उपग्रह भी अपन ले सकते हैं, ये भी किसका उदाहरण है, संचार के साधनों का उदाहरण है। और यदि संचार के साधन को दो भागों में पढ़ने को मिलता है, एक सार्वजनिक संचार के साधन और एक निजी संचार के साधन। तो सार्वजनिक संचार के साधन वे साधन होते हैं जिस पर अधिकार सरकार या समुदाय का अधिकार होता है। निजी संचार के साधन वे होते हैं जिस पर व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि परिवहन व्यक्ति और वस्तु को आवागमन करना, परिवहन के साधन व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने वाले साधन को कहते हैं। और संचार व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, प्रेक्षणों जिस माध्यम से भेजा जाता है उसे संचार कहते हैं। जैसे रेडियो, मोबाइल, दूरभाष, टीवी और उपग्रह, ये सभी किसके उदाहरण है, संचार के उदाहरण है। फिर हम लेते हैं खनन। खनन क्या है, सवाल आ जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। काफी बार इससे संबंधित सवाल पूछे भी जा चुके हैं कि खनन क्या है या खनिज क्या है। तो खनन जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, खनन। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है और जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। याद रखना बच्चों, जमीन से खोदकर निकाला गया पदार्थ क्या कहलाता है, खनिज, और जमीन से खोदकर निकाले गए पदार्थ की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन। उद्योग क्या है, यदि ये पूछा जाए तो सीधी सी परिभाषा है, प्रकृति द्वारा प्राप्त कच्चे माल को मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाना। प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थ को मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उद्योग कहलाता है। फिर हम अपने एक शब्द है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण क्या है, तो याद रखना, यंत्रीकरण की यदि आपसे पूछा जाए यंत्रीकरण क्या है तो सीधी सी परिभाषा लिखना कि किसी कार्य को करने के लिए मशीनरी या मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, यंत्रीकरण। याद रखना बच्चों, किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, यंत्रीकरण। वर्तमान मानव अधिकांश कार्यों को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करता है, यंत्रीकरण का प्रयोग करता है। उसके बिना कोई प्रकार का कार्य वो कर नहीं
पाता। तो यंत्रीकरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्तमान में अंग बन चुका है। कोयला, जिसमें कार्बन की प्रधानता होती है। देखो, यदि अपन कोयले के बारे में देखा जाए तो 1840 के अंदर सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर 1840 के अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास के क्षेत्रों के अंदर कोयले के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है बच्चों, फिर अपन देखते हैं तो सर्वप्रथम कोयले की जो खान है वो रानीगंज के अंदर खोदी गई थी। पहली जो कोयले की जो खान है वो रानीगंज के अंदर खोदी गई थी। और भारत अभी वर्तमान में कोयले उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। किसका है? चीन का है। और भारत के अंदर 2 युगों का कोयला पाया जाता है, एक कृष्ण युगीन काल, एक गोल्डन युगीन काल। फिर पेट्रोल के बारे में सबसे पहले जो पेट्रोल को कुआ था वो हमारे असम के अंदर डिगबोई के अंदर खुदा था। असम के अंदर डिगबोई के अंदर खुदा था। और वर्तमान के अंदर भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पेट्रोल का निष्कासन होता है, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इन सभी राज्यों के अंदर क्या होता है? तेल का निष्कासन होता है। आपको पता ही है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन जो क्षेत्र है वो मुंबई हाइक है। कौन सा है? मुंबई हाइक है, जहां पर भारत का लगभग 60% पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। कितना परसेंट उत्पादन होता है? 60%। बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण, और यदि इन सभी संसाधनों पर अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण करेंगे तो फ्यूचर में जो आने वाली जो समस्या है उनका हम समाधान कर सकते हैं। और आपको पता ही है बिजली हमें पवन ऊर्जा के द्वारा भी की जा सकती है, सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसके अंदर हम ऊर्जा का भी उत्पादन, बिजली का उत्पादन भी कर लेते हैं और हमारे ऊर्जा के स्रोत भी समाप्त नहीं होंगे। अगला बिंदु, शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता। लोगों में शिक्षा का प्रसार किया जाए, लोगों को अधिक से अधिक इन सब जनसंख्या वृद्धि हो रही है उनके ऊपर समझाया जाए, उनको जागरूक किया जाए, तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर इन प्रकार की समस्याओं को हम रोक सकते हैं और उसके दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों में यदि शिक्षा का प्रसार होगा तो वो इन समस्याओं के बारे में जानेंगे और विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा, जिससे इस जनसंख्या की रोकथाम को वो अपने विचारों से कंट्रोल कर सके। कृषि का नवीकरण करना, और आपको पता है जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाद्यान्न की मांग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और खाद्यान्न की मांग की पूर्ति करने के लिए कृषि के अंदर क्या करना पड़ेगा? नवीकरण लाना पड़ेगा। जैसे आपको पता ही है 1967-67 के अंदर एक नवीकरण आया था, उसका नाम था हरित क्रांति। क्या नाम था? हरित क्रांति, जो भारत के अंदर MS स्वामीनाथन लेकर आए थे। इसलिए भारत के अंदर से हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत के अंदर क्या कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जो अमेरिका के निवासी है। इसे विश्व हरित क्रांति के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उन्होंने चावल और गेहूं के पौधे का आविष्कार किया, जिससे कम पानी और अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। इसे विश्व आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग को आधुनिक कृषि विज्ञान की क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। जब 1960-67 में हरित क्रांति हुई तो उसके अंदर हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया। क्या हाइब्रिड बीज का प्रयोग हुआ। रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इन सब का प्रयोग होने लगा। और इन सब के प्रयोग हो जाने से कृषि के अंदर क्या हुई? उत्पादन में वृद्धि। और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाने के कारण आज जो जनसंख्या की ग्रोथ हुई है उनका भरण पोषण कर पाई है। तो आपको इसके अलावा हमने देखा होगा यंत्रीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया। हरित क्रांति के समय ही यंत्रीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें कृषि कार्यों में यंत्रों का प्रयोग होने लग गया। फिर सागरीय संसाधनों का उपयोग, आपको मालूम ही है
समुद्र के अंदर भी हजारों टन हमारे उपयोग के क्या पाए गए, संसाधन पाए गए। यदि हम सागर से प्राप्त होने वाले संसाधन का प्रयोग करेंगे तो भोज्य पदार्थों में काम आने वाले जो कृषि उत्पादन है उसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे तो इनकी जरूरत क्या होगी, कम होगी। जैसे लोग जो मांसाहारी होते हैं उनको मछलियां मिलती है समुद्र के अंदर से, उनका प्रयोग किया जाए। और इसके अलावा उद्योगों में काम आने वाले सोडियम है, पोटेशियम है, जो हमें समुद्र से मिल सकते हैं वो प्राप्त की जाए। समुद्र से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, उनका भी हम प्रयोग करें तो बिजली उत्पादन अधिक किया जा सकता है और हमारे जो यूरेनियम थोरियम जो संसाधन है वो बच सकते हैं बच्चों। तो ये सारे हम सारे संसाधनों का उपयोग करें तो हम काफी हद तक जनसंख्या के भार को सहन कर सकते हैं। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में का प्रयोग यदि आपको मालूम है किन क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी है, किन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या है, और उन जनसंख्या को मापदंड करके जहाँ जनसंख्या अधिक है उन लोगों को कम बसे क्षेत्रों के अंदर यदि शिफ्ट कर दें तो उस पर दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का बराबर दबाव हो जाएगा और जनसंख्या का विकास भी हो जाएगा और आर्थिक विकास भी हो जाएगा। देरी से विवाह, आपको पता ही है हमारे देश भारत के अंदर अंधविश्वासी लोग बाल विवाह कर देते हैं। बाल विवाह रोकथाम है, बाल विवाह कानून अपराध है, फिर भी लोग चुप के या किसी तरह से उनका छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। लेकिन शारदा एक्ट 1955 के दौरान छोटी उम्र में शादी नहीं की जा सकती है और वर्तमान के अंदर यदि देखा जाए तो 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का यदि हो तो ही उसकी शादी मानी जाती है कानून के तौर पर, बाकी उनकी शादी अमान्य मानी जाती है, बल्कि वो बाल विवाह कहलाता है। परिवार नियोजन, देखो किसी भी देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा तरीका यही है, परिवार नियोजन। यदि आप पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे तो आपको पता होगा कि आने वाला समय कैसा होगा, आपको अपने बच्चों को किस तरह शिक्षा देनी है, किस तरह उनका भरण पोषण करना है, किस तरह रहन सहन रखना है। तो यदि आप ये नियोजन करते हो तो आप अपने बच्चों के ऊपर भी नियोजन कर सकते हो। हमारी सरकार कहती है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब यदि 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस अपनाती है जिससे हम परिवार का क्या कर सके, नियोजन कर सकते हैं। और इसके अलावा परिवार नियोजन के लिए बहुत सारी विधियों का भी प्रयोग किया गया है जिससे हम परिवारों पर कंट्रोल किया जा सकता है। और सनंती निग्रह, मतलब जो बच्चे होते हैं एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में ज्यादा से ज्यादा अंतराल होना चाहिए जिससे भी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पता ही है सरकार द्वारा संतति निग्रह के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए गए, जैसे सरकार द्वारा मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है कि सरकार ऐसे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जिससे हम बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं, या फिर हम विभिन्न प्रकार के संभोग प्रवृत्ति के दौरान उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, या कोपट्टी है या फिर कॉन्डोम है। इस तरह के यदि तत्वों का हम प्रयोग करेंगे या चीजों का प्रयोग करते हैं तो सनंती निग्रह बना रहेगा और सनंती निग्रह बने रहने के कारण ही जनसंख्या पर हम वृद्धि हो रही उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने बच्चों देखा कि जनसंख्या वृद्धि किस तरह हमारी समस्या होती है और किस तरह उन समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं। तो अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम जनांक संक्रमण चक्र है उनका प्रयोग क्यों किया जाता है, जनांक संक्रमण चक्र क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जनांक संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं उनका भी हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। और बच्चों हमने जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े उसके बारे में हम थोड़ा सा जान ले। हमने जनसंख्या पढ़ा, जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ा, जनसंख्या घनत्व पढ़ा, और साथ में हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाना, उनके पहलू के बारे में जाना, उनके प्रदेशों के बारे में जाना और उनका विस्तार से उनका अध्ययन किया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हो गई उनके अंदर जनांक के संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।